हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जैसे जैसे जिस प्रकार मुझे अपनी कमियों का आभास हो रहा है, जिस प्रकार आपका फीडबैक आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैं उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे एंड पे संभवतः जितना संभव है मैं उसको पूर्ण करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपना फीडबैक दें और डेफिनेटली सारी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। और हम लोग इस टाइम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में एक ही चीज को पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई एक ही क्लास में पूरा संविधान भी खत्म कर देता है, वही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। और बहुत जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मुझे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट पढ़ाने में इतने दिन लग गए, मतलब 17 क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, और अभी भी खत्म नहीं हुआ। हालांकि क्लासेस छोटी हैं, लेकिन इन दोनों मतलब जैसे हम लोग जब संविधान का दर्शन पढ़ते हैं, संविधान के दर्शन में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य आते हैं। मतलब 4 चीजें संविधान के दर्शन के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इन 4 चीजों को समझने के बाद, मतलब थोड़ा सा जटिल पार्ट होता है, थोड़ा सा इसको समझना इसी को कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसके बाद तो जितने भी चीजें आती हैं, जैसे राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे हम लोग, न्यायपालिका पढ़ेंगे, या जितनी भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे वो हमारी डे टू डे लाइफ से, या हमारी दिन प्रतिदिन की जो राजनीति होती है उन सारी गतिविधियों से वो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी बिल्कुल आपको। तो वो चीज़ें आसान होती हैं। हर चीज़ में जैसे फैक्ट होता है तो फैक्ट को अपन रटवा सकते हैं कि हाँ जी ये याद कर लो आप, लेकिन चीज़ें रटाई इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है। और एग्ज़ाम का पता नहीं मुझे, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल शार्प होना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आई थिंक कि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, जैसे कि हर चीज़ कानून बना के सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती। कुछ नैतिकता भी होती है समाज में, कुछ देश के लिए नैतिकता भी ज़रूरी होती है। किसी काम को करने के लिए आप घर में ही अपने हर चीज़ के लिए डंडा नहीं लगा सकते हो। आप हर किसी को पिस्टल के दम पे ही या तमंचा हटा के या डिस्को नहीं करवा सकते हो। हर चीज को करने के लिए, एक अनुशासन को फॉलो करने के लिए आपको कानून के साथ साथ नैतिकता और प्लस जागरूकता, इन सारी चीजों अन्य मतलब इस अनुशासन के साथ साथ, इस दंड के साथ साथ और भी चीजों पे काम करना होता है आपको, चाहे आप किसी फील्ड में हो। तो आई थिंक कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक मैं पीपीटी रख के भी पढ़ा सकता हूँ। और इट्स ए नॉट रिलेवेंट फॉर यू डेफिनेटली गाइज। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप पीपीटी से पढ़ लोगे, आप बस पढ़ लोगे उसको। पढ़ना और समझना किसी चीज़ को, आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है पढ़ लिया अपन, मतलब एक होता है कि हम अपने दिमाग को ही, अपने आप को ही चीट करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं कि हाँ पढ़ लिए अपन। लेकिन व्हाट्स रियल वे फॉर स्टडी, पढ़ने का क्या उचित तरीका है, हमको उसको जानना चाहिए कि क्या या कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ एग्जाम हॉल तक जाती हैं। आप ऐसे बहुत लोगों से मिलोगे जो एक बार नहीं 5 बार पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो पीपीटी से पढ़े हैं या ऐसे पढ़े हैं। आप हमसे पढ़ के देख लेना या मेरी क्लासेस, और उनसे जाके डिस्कशन कर लेना, आप किसी भी इंडे पे जाकर कर लेना आप। और डेफिनेटली आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ मतलब मैं क्या हूँ और वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो एक ही बार पढ़िए किसी भी चीज़ को, कि एक बार किसी भी चीज़ को पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, मतलब ठीक ठाक से पढ़िए। और मैं इन सारी चीज़ों पे जो मेरे एंड में पॉसिबल है यार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी टैलेंटेड, नो आई एम नॉट टैलेंटेड, बी ऑनेस्टली आई एम ए स्टूडेंट जस्ट नाउ। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ। तो और इस पढ़ाने के क्रम में हालांकि मेरी हॉबीज रही है पढ़ाना, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है पहले से ही, तो मैं पढ़ाते आया हूँ बस। और डेफिनेटली इस चीज़ को मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ करता हूँ, पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। या मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बिल्कुल सही
तरीके से जाए और सही तरीके से डिलीवर हो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा ये रहता है कि हाँ जी, किसी भी चीज़ को मैं करूँ तो बिल्कुल गंभीर तरीके से करूँ, ताकि कोई मतलब ठीक है टेक्निकल, मैं पहले दिन ही बोला था कि टेक्निकल इशू आ सकती है मेरी क्लास में। हालांकि मैं पहली बार ऑनलाइन कक्षा ले रहा था तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी और भी कुछ वर्ड थे, मतलब लैपटॉप के सामने बैठ के बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत कमियाँ आ सकती थी, लेकिन धीरे धीरे हम उन कमियों को भी दूर कर लिए और आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आता होगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। जो जो मुझे पता चलती जाएंगी वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब उसकी टेंशन ना लो और बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओगे ना, और वो सारी चीज़ें याद आएंगी आपको। या आप PYQ लगा के देखना, जो भी प्रीवियस ईयर के है ना, आप समझ पाओगे उनको। ठीक, तो सारी चीज़ों पे ध्यान छोड़ के आपको, अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो ना कि एक गौतम बुद्ध का कथन है कि एक टाइम पे एक इंसान को एक ही काम करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो बस पढ़ो। क्लास पे मैं पहले दिन बोला था आपको 100% ध्यान चाहिए। जो 100% ध्यान देके पढ़ेगा ना, डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। ध्यान नहीं दोगे यार, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो हम लोग पढ़ने क्रम में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और कल हम लोग आर्टिकल 21 से रिलेटेड सारे इशू को भी देखे थे। और हाँ जी, मतलब 21 आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत जो जो भी पहलू हैं उन सारे पहलुओं को हम लोग देख चुके हैं ना। और आज पढ़ना है क्या, अनुच्छेद 22। ठीक, हाँ जी, इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हाँ जी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी है, एक सेकंड यार, निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण प्रदान करना। मतलब कि आप इसको लिखो तो मनमानी, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। ठीक, मतलब किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको निवारक नजरबंदी के तहत क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट आपको संरक्षण देता है अनुच्छेद 22। हाँ जी, ठीक, अब इसको पहले समझ लो कि हिरासत होती क्या ना, यहाँ पे आएगा नहीं ना, ये लिखो हिरासत ना, ये दो तरह की होती है ना। दंड विषय, कंफर्टेबल नहीं है थोड़ा सा उधर। पेन चल नहीं रही है ये, थोड़ी सी पता नहीं क्या इसमें।
थैंक यू भगवान। ये होता है दंड विषयक हिरासत और एक निवारक हिरासत। इसमें क्या होता है, देखो एक व्यक्ति को हाँ जी मतलब दंड देता है, मतलब एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो। थोड़ी सी पेन नहीं चल रही थी ना, तो टेक्निकल इशू और पहले आया था। ठीक, और मतलब उस व्यक्ति को अदालत दोषी ठहरा चुका हूं। इसमें व्यक्ति को बिना अदालत की सुनवाई के दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले अपराध को रोकना। मतलब हिरासत दो तरह की होती है, एक दंड विषयक हिरासत, मतलब एक व्यक्ति को होती है, मतलब जिसने मतलब उस ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और उस व्यक्ति को अदालत दोषी ठहरा चुका हो। मतलब किसी व्यक्ति को जब अदालत दोषी ठहराता है, या तो उस व्यक्ति को अदालत दोषी ठहराता है, या तो एक व्यक्ति जिसने अपराध खुद स्वीकार कर लिया हो, ठीक, उसको दंड दिया जाता है। और इसमें निवारक हिरासत में, इसमें कोई व्यक्ति जैसे कि वो भविष्य में बम फोड़ने वाला है, भविष्य में कुछ ऐसी गतिविधियां करेगा जो राष्ट्रीय हित के लिए, जो संप्रभुता या अखंडता के लिए नुकसानदायक होगा, जो उसके लिए मतलब हमारी संप्रभुता के लिए खतरा होगा। भविष्य में ऐसे अपराध किए जाने की संभावना है उसके द्वारा। तो इस आधार पे भी, जब उस आधार पे उसको हिरासत में जाता है तो उसको कहते हैं निवारक हिरासत। इसमें व्यक्ति बिना अदालत की सुनवाई के दोषी ठहराया जाए और इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले अपराध को रोकना। ठीक, इसमें लिखेगी अनुच्छेद 22 के दो भाग है, मतलब यही एक दंडात्मक विषयक हिरासत में, एक निवारक हिरासत के लिए। ठीक, तो आप ऐसे लिखो इसको कि जो अनुच्छेद 22 की पहली लाइन है, इसमें क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण
बताए जाएंगे। ठीक, और इसी में उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मतलब इसमें अनुच्छेद 22 की जो पहली लाइन इसमें ही लिखा है, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि हम आपको इसके तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो उसको ये सूचना पाने का अधिकार होगा, उस व्यक्ति को ये सूचना पाने का अधिकार होगा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे आपको। हाँ जी, कि आखिरकार उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे अपने मनपसंद वकील से, आप उसको ये बाउंडेशन नहीं डाल सकते कि आप इस वकील को कर लो, आप ऐसा नहीं है, उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मतलब वो अपने मनपसंद अपना वकील कर सकता है। हाँ जी, तो पहली लाइन यही है कि गिरफ्तार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के क्या बताने होंगे, कारण बताने होंगे कि आपको, मतलब उस व्यक्ति को सूचना प्रदान की जाएगी कि आपको इसके तहत या इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। और पहली बात, और सेकंड कि उसे अपने मनपसंद, मतलब उसको उसके मनपसंद, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके मनपसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक, और इसमें फिर सेकंड लाइन है इसमें कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यात्रा एवं अवकाश आदि का समय शामिल नहीं होगा। मतलब सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताओ कि हाँ जी आपको हम इस तरह या इसके कारण गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको, उस व्यक्ति को, सेकंड बात, पहली बात तो ये हो गई कि ए ना कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे जी। ठीक, फिर यहां से उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मतलब उसको अपने अनुसार या उसको उस व्यक्ति के मनपसंद, मतलब उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो अपने मनपसंद का वकील चूज करे, चुनाव करे। और फिर देन कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर वहां का जो सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को उसके बाद 24 घंटे के अंदर, मतलब निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें यात्रा एवं अवकाश आदि का समय शामिल नहीं होगा। इसमें जब गाड़ी चल रही है, गाड़ी पंचर हो गई, हाँ, इधर लड़कों ने व्यवस्था कर रखी ना, तो गाड़ी पंचर होने का टाइम लगेगा ना बनवाने में उसको। हाँ, या तो रविवार पड़ गया, आपकी गिरफ्तारी शनिवार को होती है और कल है रविवार, और मैं गिरफ्तार हो गया, तो हो गया अवकाश। मतलब अवकाश और यात्रा
या जो भी ऐसे अदर इशू आते हैं, मतलब उसका समय शामिल नहीं होगा। और उसके बाद अगर अवकाश नहीं है, यात्रा में इतना समय लगा, उसको छोड़ दिया जाए, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर ही सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ जी। और जज इसमें क्या कर सकता है? जज इसमें या तो जमानत दे दे, या पुलिस हिरासत दे दे, या न्यायिक हिरासत। या तो व्यक्ति को जमानत दे दे कि ठीक है अब जाओ, या तो पुलिस हिरासत, जैसे कोई मर्डरर है, ठीक, कोई मर्डर किया है, कोई नक्सलवाद है, कोई नक्सल है, कोई आतंकवादी है, तो या तो जज उसके सामने जाएगा तो जज उसको या तो जमानत दे देगा, या तो पुलिस हिरासत में दे सकता है। और पुलिस अनुसंधान के लिए उस व्यक्ति को अपने पास, मतलब उसको जज की अनुमति लेनी पड़ेगी कि हाँ जज साहब, हम अब इनके मतलब इसको 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले रहे हैं, या इसको 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले रहे हैं, या इसको 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले रहे हैं। इसके लिए जज की अनुमति होना जरूरी है कि हम इसको कितने दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले रहे हैं। इसमें कुछ अनुसंधान कार्य होंगे। हाँ, पुलिस हिरासत ले जाएगी हवालात में, जहां हवा कम और लात, तो अनुसंधान के लिए जाएगी। और जिसमें कोई मर्डर है, जैसे उससे कुछ और जानकारी इकट्ठा करनी है, कोई मर्डर करके आया है, कोई नक्सल है, तो उसको जमानत न देने के बजाय उसको पुलिस हिरासत में दे देगा जज, कि हाँ इनसे और पूछताछ की जाए और क्या क्या और भी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, उन सारी चीजों को बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे मतलब समाप्त किया जाए, जो चीजें, जो भी लूपहॉल्स है, जो भी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो पुलिस हिरासत में देने का मतलब यही है कि अगर कोई मर्डरर है, जैसे कि अगर मर्डरर है, कोई मर्डर करके आया है, तो उससे और भी जानकारी लेनी है, तो क्या होगा, उसको पुलिस हिरासत में और रखी जाएगी। कोई नक्सल है, उसको भी पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। और न्यायिक हिरासत, उसको न्यायालय के अनुसार दंड दिया जाएगा। 10 साल की सजा होती है, उसको 20 साल की होती है, जितनी की सजा मतलब उसके अनुसार उसको दंड होगा, ठीक। लेकिन जो ये अधिकार अभी अपन पढ़ रहे थे, ये अधिकार, ये सारे अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, ठीक। पहला, शत्रु या नरेश, इसमें है तो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। अब पहले इसको समझ लो ना, शत्रु अनुदेश होगा मतलब एनिमी एलियंस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको आप लिख लो इंग्लिश भी इसकी ना।
प्रिवेंटिव डिटेंशन। लिखिए कि शत्रु अनुदेशी का अर्थ, या शत्रु, पानी लग जाता है। लिखिए शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। मतलब कि जो गिरफ्तारी का आधार, जैसे आर्टिकल 22 की जो पहली लाइन है कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, और सेकंड, उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, और थर्ड, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सबसे नजदीक मतलब सबसे नजदीक सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और इसमें हालांकि इसमें यात्रा और अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये जो अधिकार थे वो इन दो व्यक्तियों में प्राप्त, मतलब इन दो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते। उस व्यक्ति को जो शत्रु अन्य देशी है, जो एनिमी अलायंस है, जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, जैसे अभी भारत चीन का युद्ध हो, भी कोई मतलब भारत का चाइना के साथ युद्ध चल रहा हो, ठीक, हमारे पास बहुत देर इनको मानेगी ना। और ये 1962 का भारत नहीं है, 2022 का भारत है, नाक में दम कर देगा। तो यहाँ पे जैसे अब चीन के साथ युद्ध चल रहा है, अब चीन का कोई नागरिक आ गया, तब उसको ये बताने का अधिकार थोड़ी होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, या उसको मजिस्ट्रेट सामने, या उसको उसके लिए कोई कुछ अलग विधि है ना, उसको देखेंगे आगे। तो अगर कोई विदेशी नागरिक गिरफ्तार होता है, जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है, अगर उस देश का नागरिक है, उस देश का सैनिक गिरफ्तार होता है यहाँ पे, तो उसको तो सूचना देनी नहीं होगी, उसको तो वकील करने का अधिकार होगा नहीं, और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया भी नहीं जाएगा। तो ये शत्रु अनुदेशी पे क्या होगा, लागू नहीं होगा। और शत्रु अनुदेशी का तात्पर्य क्या है, ऐसे देश के नागरिक से जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। और दूसरा क्या है, निवारक नजरबंदी। देखिए निवारक नजरबंदी का अर्थ किसी व्यक्ति को अपराध की बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना। भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना।
तो निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है, निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने, मतलब अपराध किए बिना, कोई व्यक्ति अभी अपराध नहीं किया है, वो बिल्कुल दोषी नहीं है, और उस व्यक्ति को भविष्य में, मतलब उस व्यक्ति से ऐसी आशंका है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को उसके तहत क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक, हाँ, मतलब कि वो व्यक्ति अभी दोषी नहीं है, वो व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, तो उस आधार पे उसको भविष्य की आशंका के आधार पे कि भविष्य में अपराध करेगा, उस आशंका के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इसको ऊपर वाले को, शत्रुवंदेशी को एनिमी लाइन। हाँ जी, और लिखो आपकी निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार करने के लिए 4 आधार होते हैं ना। लिखो कि निवारक नजरबंदी 4 आधारों पे की जा सकती है। देखिए आप, पहला राज्य की सुरक्षा, सेकेंड लोक व्यवस्था, थर्ड विदेशी राज्यों के साथ मित्रता पूर्ण संबंध, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधक। ठीक, जिसे निवारक नजरबंदी 4 आधार पे किया जा सकता है। पहला, राज्य की सुरक्षा, इसमें क्या होगा, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा का जब मसला होगा, जब राज्य की सुरक्षा का मामला होगा, कोई व्यक्ति है, उससे आशंका है कि ये नक्सलवाद, मतलब नक्सल है, ये नक्सलवाद फैला सकता है, कोई व्यक्ति आतंकवाद फैला सकता है, ठीक, तो इसे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, तो उस व्यक्ति को भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पे, यानी निवारक नजरबंदी के आधार पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और सेकंड, लोक व्यवस्था, किसी व्यक्ति से ऐसी आशंका है कि ये दंगे भड़का सकता है, पूरी बाजार में दंगे भड़का देगा वैसा। हाँ जी, मतलब किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से आशंका की जाती है कि वो दंगे भड़का सकता है, लोक व्यवस्था के लिए खतरा है वो, तो उस व्यक्ति को भी आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और थर्ड, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, किसी व्यक्ति से ऐसी आशंका है कि वो हमारा किसी और देश के साथ अगर अच्छा संबंध है तो उन संबंधों को जाके खराब कर सकता है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधक, जब कालाबाजारी कर रहे हो आप, अवैध कारोबार कर रहे हो आप, तो इससे आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति होगी बाधक होगी, तो इसके आधार पे भी आपको भविष्य में आशंका किए जाने के आधार पे, मतलब जो भविष्य में ही
भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब इसी को बोले तो नजरबंदी, निवारक नजरबंदी के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और निवारक नजरबंदी के ये जो 4 आधार हैं वही है: आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधक बनना, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, और लोक व्यवस्था के लिए खतरा, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा। ठीक, अच्छा लिख लो, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो आप, या लोक व्यवस्था के लिए खतरा, या विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, या हमारा किसी और देश के साथ कोई अच्छा संबंध है और जाके संबंध बिगाड़ दो, तो इस आधार पे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और आवश्यक आप कालाबाजारी कर रहे हो, ऐसा ऐसी आपसे आशंका है, सेवाओं की आपूर्ति बाधक होगी। हाँ जी, लिखो आप कि भारत में, इंडिया, भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। मतलब अगर निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिकतम 3 माह तक ही आपको गिरफ्तार रखना है। अगर उसके बाद भी आपको गिरफ्तार, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखिए कि इससे अधिक समय की गिरफ्तारी के लिए एक त्रिस्तरीय सदस्य त्रिस्तरीय सदस्य ना सलाहकारी बोर्ड जरूरी है। और जो तीसरी सदस्य के सलाहकारी बोर्ड के जो मेंबर होंगे, जो 3 लोग होंगे, उसमें वो या तो उच्च न्यायालय या हाई, मतलब हाई कोर्ट के वर्तमान जज होंगे, या तो या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज। ठीक, सेकेंड डे होंगे, या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे, योग्यता रखने वाले। ठीक, तो निवारक नजरबंदी के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति की अधिकतम गिरफ्तारी की सीमा जो होगी वो 3 माह होगी। और अगर इस 3 माह से ज्यादा आपको गिरफ्तार करना है तो आपको त्रिस्तरीय सलाहकारी बोर्ड की आवश्यकता होगी। एक त्रिस्तर पे एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा और उसके तहत उसके जो सदस्य होंगे वो हाई कोर्ट के वर्तमान जज होंगे, सेकेंड हाई कोर्ट से अवकाश प्राप्त जज, जो छुट्टी पे जज है, और सेकेंड जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। हाँ जी। और जे निवारक नजरबंदी का जो कानून है समवर्ती सूची में, यह समवर्ती सूची में शामिल है।
जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो निवारक नजरबंदी के लिए बहुत सारे कानून लाए गए थे ना, जैसे कि मीसा, हाँ जी, टाडा, पोटा, ये सब निवारक नजरबंदी के तहत लाए गए कानून ही है। आतंकवाद के रोकने के लिए यहाँ टाडा लग गया था। मीसा एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का नाम रखे थे मीसा। इसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था और उस टाइम वो जेल में थे। तो राबड़ी देवी इनका नाम, अपनी बेटी का नाम, इनकी बेटी होती है और बेटी का नाम रखा जाता है मीसा। सुनी सुनी कहानी है, मैं भी सुना हूं तो बता रहा हूँ ना। मुझे जो अध्यापक पढ़ाए हैं वो भी बताएं, तो वही सुन के हर कोई तो किसी न किसी से पढ़ता ही है ना। हाँ और जो वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में निवारक नजरबंदी का प्रमुख कानून राष्ट्र का है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक, और इसमें राज्यों को अपने अनुसार कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, ठीक, then thank you so much guys, thank you for watching me and for listening me। हाँ, और हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और उसमें स्टार्ट करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अधिकार, ठीक, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिन खत्म कर देंगे हम लोग फंडा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और लगेगा, 4 क्लासेस और लगेंगी, जैसे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद मित्रों।